हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है संधि। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा टॉपिक क्या है? संधि। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या मिलना। बच्चों, जब दो वर्ण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो उनके मिलने से एक वकार पैदा हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जब दो वर्णों, उसमें कोई भी हो सकता है, स्वर हो सकता है या व्यंजन, वर्णों के मेल से उनके रूप में परिवर्तन या विकार हो जाता है। विकार हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो वर्णों, यानी कि स्वर भी हो सकते हैं वो और व्यंजन भी हो सकते हैं, जब दो वर्णों के मेल से उनके रूप में परिवर्तन या विकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। अब इस विद्यालय की जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे, तो विद्या प्लस आल्य। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और आल्य का मतलब होता है स्थान। है ना? स्थान यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला स्थान। तो विद्या प्लस आल्य। अब यह आ है और प्लस आ, तो क्या है? ये क्या बन गया है? तो आपने देखा विद्या जमा आल्य, यानी कि यहाँ पर जो है आ आया है लास्ट में। इसका आखिर में देखिए, ये जो आखिरी वर्ण है इसका, और इसका भी इसका पहला वर्ण क्या है? आ है। तो आ से जब आपस में मिलान हुआ है तो यहाँ पर एक वकार पैदा हो गया है। तो ये क्या हो गया? विद्या प्लस आल्य यानी कि विद्यालय। तो यह वकार कहाँ पैदा हुआ है? यहाँ पर पैदा हुआ है। ठीक है। अब हम ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं। सत कर्म। तो देखिए, अब इसे कैसे लिखेंगे हम? सत कर्म, है ना? तो ये यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो ता है, तो ये आधा ता है, और ये जो यहाँ पर स्वर आया है इसका आ आया है। अब ये जो ये क्या है? का क्या है? क्या है? व्यंजन है। तो ये व्यंजन, तो किस में बदलाव आया है? ये व्यंजन में बदलाव आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सत्कर्म। सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सत का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, सत, है ना? और कर्म का अर्थ क्या होता है बच्चों? कार्य, यानी वह कार्य जो धर्म के अनुसार किया गया हो। वह कार्य जो धर्म के अनुसार किया गया हो, है ना? हमने यहाँ पर इसका अर्थ भी समझा दिया है। तो संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, स्वर या स्वर से स्वर मिलता है, या व्यंजन और स्वर मिलता है, या स्वर और व्यंजन मिलता है, तो उनका आपस में मिलने से एक वकार पैदा होता है।
तो उसे वकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। जैसे हमने विद्यालय लिखा, तो जब हम विद्यालय की संधि करेंगे तो इसका आखिरी वर्ण क्या है कि आ है, और इसका शुरू का वर्ण क्या है, आ है। तो जब इसकी संधि इसमें हुई तो क्या हो गया, किसने क्या रूप ले लिया, आर रूप ले लिया। तो क्या बन गया हमारा, विद्या, विद्या जमा आल्य का क्या बन गया, विद्यालय, विद्यालय, है ना। अब देखिए सत्कर्म है, ऐसे ही सत प्लस कर्म। तो जब हमने इसकी संधि करी थी तो कैसे संधि करी थी, सत प्लस कर्म, है ना। तो ये जो ता है तो ये किसमें बदल जाएगा, ये छोटे ये आधे ता में बदल जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, कर्म, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आ है और ये का है, यानी कि ये तो हो गया स्वर हो गया, ये आ जो है ये हो गया स्वर, और व्यंजन क्या हो गया, का जो है वो व्यंजन हो गया, है ना। तो यहाँ क्या काय में विकार पैदा हुआ, सत्कर्म, है ना। तो ये जो आधा ता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सत्कर्म, है ना। तो विकार कहाँ पैदा हो गया, ये व्यंजन में विकार पैदा हुआ। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, संधि का अर्थ होता है जोड़, मिलना। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक विकार पैदा होता है, तो वो क्या होता है, वो संधि कहलाता है। तो चलिए अब इसके जो बच्चों 3 प्रकार की होती है, संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के प्रकार 3 प्रकार होती है। पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा होता है बच्चों विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो बच्चों जहां पर स्वर से स्वर का मेल होता है तो और वर्ड में एक विकार पैदा होता है तो क्या कहलाती है, वो स्वर संधि कहलाती है। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उनके रूप में, उनके रूप में परिवर्तन, परिवर्तन या विकार, या विकार होता है तो उसे स्वर स्वर संधि कहते हैं। चलिए हम इसको उदाहरणों से समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे अब हम लिखते हैं, उदाहरण नंबर 1 है विद्यालय बराबर विद्या जमा आल्य। नंबर 2 है देवेंद्र, देव जमा इंद्र। तीसरा है महात्मा, महा जमा आत्मा। चौथा है राजेंद्र, राजा जमा इंद्र। पांचवा है लोकोपकार, लोकोपकार। अगर हम इसकी संधि करेंगे तो लोक जमा उपकार। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमने विद्यालय, विद्या जमा आल्य,
अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये आखिर में क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आ हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, विद्यालय। तो वकार किसमें, यहाँ कहाँ पर पैदा हुआ, वकार जो है हमारा यहाँ पर पैदा हुआ। अब देवेंद्र को देखते हैं, देव प्लस इंद्र, है ना। तो यहाँ की यहाँ अगर हम देखते हैं कि यह अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पर आ हो गया और प्लस क्या हो गया, ई हो गया। और जब आ और ई मिलते हैं तो क्या बनता है, छोटा ए बनता है ना। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र। अब ये है महात्मा को देखिए, महा जमा आत्मा, तो ये आ है और प्लस आ है, तो क्या बन जाएगा, हमारा आ बन जाएगा। तो इसमें वकार कहाँ पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ। और देवेंद्र में अगर हम वकार देखते हैं तो यहाँ पैदा हुआ, ठीक है। अब राजेंद्र है, तो राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा आ हो गया और प्लस क्या हो गया, ई हो गया। जब आ और ई मिलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्या हो गया, राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र का हमने संधि थी हमारी, लेकिन जब हम इस शब्द को लिखेंगे तो राजेंद्र करके लिखेंगे। तो ये शब्द है, देखिए ये जो आ, जब आ की और इस ई से संधि हुई, इन दोनों की संधि हुई आपस में, ये दोनों मिले तो यहाँ वकार पैदा हुआ, और वो वकार क्या हो गया, इन दोनों के मिलने से ए बन गया। तो यहाँ पर ये जो ए की मात्रा चढ़ी हुई है राजेंद्र में, वो इसलिए चढ़ी हुई है। जैसे लोकोकार, तो लोक प्लस उपकार, तो यहाँ पर आ है और प्लस उ है, छोटा आ और छोटा उ बनकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। तो कहाँ पर वकार पैदा हुआ इसका, यहाँ पर वकार पैदा हुआ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि स्वर से स्वर का, स्वर से स्वर के मिलने से, यानी वो भी स्वर है और ये भी स्वर है, देखिए ये भी स्वर है और इसमें ये भी स्वर है ना। इन दोनों के मिलने से हमें स्वर ही प्राप्त हुआ। देखिए ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हुआ, स्वर ही प्राप्त हुआ। देखिए ये भी स्वर है और ये भी स्वर है ना। तो यहाँ पर ये इन दोनों के मिलने से क्या हमें प्राप्त हुआ, स्वर ही प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर, यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी। तो हम ये जो शब्द हैं हमारे, तो ये किसके शब्द हैं, ये स्वर के शब्द हैं, जिनको मिलने से हमारी क्या बनती है, स्वर संधि बनती है, जिनके मिलान, यहाँ स्वर से स्वर का मिलान होता है ना। स्वर से स्वर का मिलान, स्वर का मिलान, इन दोनों के मिलने से जो वकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगी आपकी। अब देखते हैं हम बच्चों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। बच्चों व्यंजन संधि में है व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलान, है ना। व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलान का, व्यंजन के मिलान से, व्यंजन के मिलान से वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका भी जैसे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सत्कर्म, सत्कर्म बराबर अगर हम इसकी संधि करते हैं तो क्या होगा, सत प्लस कर्म। दूसरा है जगन्नाथ, जगन्नाथ, इसकी अगर हम संधि करते हैं तो जगत
प्लस नाथ। तीसरा है तज्जन, तज जन, तद प्लस जन। इसका है जैसे सत्कर्म, तो ये जो यहाँ पर व्यंजन है ना, और ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो यहाँ पर ये ता, आधा ता क्या विकार पैदा हुआ है, ये जो ता है तो ये क्या है, ता बन गया है। तो व्यंजन से किसका मिलान हुआ है, ये भी ता भी व्यंजन है और का भी हमारा व्यंजन है। जब इससे इसका मिलान हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ता प्राप्त हुआ, आधा ता प्राप्त हुआ, है ना, ता प्राप्त हुआ है हमें, है ना। ता और का मिलकर ये दोनों शब्द बने, तो व्यंजन से व्यंजन की संधि। जगन्नाथ है, देखिए अब अगर हम जगन्नाथ की संधि करेंगे तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा, तो ये जगत जो है, जगत है ना, प्लस नाथ, तो ये जो ता है वो ना में तब्दील हो जाएगा, यानी कि जगन्नाथ। ठीक है, तो ये जो व्यंजन है, ये ता जो है, ता क्या है, ता भी व्यंजन है और ना भी व्यंजन है, तो ये दोनों व्यंजन में आते हैं। जब हम इस आधे ता है, तो जब ये ता ना से मिलेगा तो यहाँ पर एक वकार पैदा होगा, यानी कि ये जो ता है वह आधे ना में काय में तब्दील हो जाएगा, ना में तब्दील हो जाएगा, आधा ना में तब्दील हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तज्जन, तो तज्जन यानी कि जब हम इस शब्द की संधि करेंगे तो तद और जन होगा, यानी कि दा जो है और प्लस जा जो है, ये दोनों व्यंजन है और व्यंजन से व्यंजन की संधि हुई, तो ये जो दा है तो ये काय में तब्दील हो जाएगा, जा में तब्दील हो जाएगा, यानी कि आधा जा में तब्दील हो जाएगा और हम शब्द क्या पढ़ा जाएगा, तज जन। देखिए ये रहा तज जन, इसमें कहाँ विकार पैदा हुआ है, यहाँ विकार पैदा हुआ है और इस शब्द में यहाँ पर विकार पैदा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका तीसरा भाग है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी कि जहाँ पर विसर्ग का मिलान स्वर से होता है या व्यंजन से होता है, तो वहाँ पर विसर्ग संधि कहलाती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए विसर्ग संधि के बारे में समझते हैं। विसर्ग संधि वह संधि होती है बच्चों कि जिसमें हमें विसर्ग से स्वर का मिलान होता है या व्यंजन से, विसर्ग को व्यंजन से मिलाने पर, है ना, एक वकार पैदा होता है शब्द में, तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। या तो विसर्ग व्यंजन से मिलेगा, एक उसमें शब्द में विकार पैदा होगा, या स्वर से मिलेगा, वो वहाँ पर क्या होगा, एक विकार पैदा होगा, तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि जब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मिलान होता है तब शब्द में एक विकार या परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा मनोहर, है ना, तो ये जो ओ की मात्रा हमें प्राप्त हुई है, ये वाली जो ओ की मात्रा हमें प्राप्त हुई है, तो ये कैसे प्राप्त हुई है, मनह प्लस हर, है ना। तो यहाँ पर ये विसर्ग है, ये विसर्ग है और इसका मिलान काय से हुआ है, ये व्यंजन से हुआ है ना, व्यंजन से मिला है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है तो ये काय में बदल जाएगा, व्यंजन से मिलान करने पर काय में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, है ना। तो क्या शब्द हो गया, मन प्लस हर है ना। लेकिन शब्द जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। अब जैसे दुख है, दुख शब्द को अगर हम देखते हैं तो दुह प्लस ख, यानी कि ये व्यंजन है ना। तो ये विसर्ग और व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन जब मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दुख। तो ये जू का तू ही रहेगा, है ना, ये जू का तू ही रहेगा। ये जैसे दुख है, तो अगर हम इसकी संधि भी करेंगे और इसमें एक मतलब ना दिखाई देने वाला वकार होगा, ठीक है, निशब्द, है ना, निशब्द। हमने इसकी संधि किया नि प्लस शब्द, तो यह क्या हो गया, विसर्ग हो गया,
और प्लस शा, यानी कि ये व्यंजन है। इससे जब व्यंजन की मिलान हुआ, विसर्ग का व्यंजन से मिलान हुआ, तो ये भी जो है जो का तो रहा, तो कि हमारा क्या बन गया, निःशब्द, है ना। दुस्साहस, दु प्लस साहस, तो यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर ये व्यंजन है, तो ये एक वकार पैदा हुआ, तो हमारा क्या हो गया, दुस्साहस। अब इसे देखिए, निसंदेह, है ना। जब हम इसकी संधि बनाएंगे तो निह प्लस संदेह लिखेंगे, यानी कि वकार प्लस स, यानी व्यंजन और विसर्ग, है ना। विसर्ग और व्यंजन जब आपस में मिले तो एक हल्का सा बदलाव आया। हल्का सा क्या बदलाव आया कि इन दोनों को जोड़कर जब हमने लिखा तो निसंदेह, यानी कि एक शब्द बन गया जिसका कि एक अर्थ है, निसंदेह, है ना। तो बिना संदेह के, तो जैसे हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं कि बिना संदेह के हमें आप पर विश्वास है, तो उस तरीके का, ठीक है। तो यह आपकी समझ में आ गया होगा कि पहले हमने आपको समझाया स्वर संधि क्या है, फिर दूसरा हमने आपको समझाया व्यंजन संधि क्या है, किसे कहते हैं, और तीसरा आपको समझाया कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हमने आपको समझाया कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि क्या होती है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि विद्यालय शब्द किस संधि का उदाहरण है। ये जो विद्यालय है, तो ये शब्द जो है वो किस संधि का उदाहरण है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो ये स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि भी नहीं है, विसर्ग संधि भी नहीं है, बल्कि क्या है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब दीर्घ संधि किसे कहते हैं बच्चों, ये स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और वो दीर्घ हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको समझाया था। अब दूसरा इसका प्रश्न है कि सत्कर्म में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, उपसर्ग संधि है या विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि नहीं है, ये हमारा कट गया। उपसर्ग संधि, उपसर्ग नहीं है ये, तो ये हमारा कट गया। विसर्ग भी नहीं है, तो विसर्ग संधि नहीं है, बल्कि क्या है, ये व्यंजन संधि है। सत्कर्म, ये जो आधा ये जो ता है सत्कर्म, तो ये जो ता है ये सत और प्लस कर्म से बना है ना। तो ये जो का है, क्योंकि व्यंजन में बदलाव हुआ है, किस में बदलाव हुआ है, इस व्यंजन में बदलाव हुआ है, तो ये क्या हो गई, हमारी व्यंजन संधि हो गई। जिस संधि में व्यंजन में बदलाव होता है तो वो क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। अब तीसरा है मनोहर शब्द किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का या समास। तो समास तो ये बिल्कुल नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण भी नहीं है, तो ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण नहीं है, लेकिन क्या है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये जो मनोहर है, मनो मन जमा हर, है ना। तो ये इस तरीके का अगर हम इसकी संधि करेंगे तो ये जो विसर्ग है और ये जब व्यंजन से इसकी जो विसर्ग की व्यंजन से जब संधि हुई है, यानी इन दोनों का आपस में मेल हुआ है, तो क्या रूप और ले लिया है उसने, छोटा ओ। ये हमारा ओ बन गया है, यानी कि मनोहर। देखिए यहाँ पर विकार कहाँ पर पैदा हुआ है, मनोहर। अब चौथा है इसका कि संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं, है ना। 4 होते हैं या डी है 5 होते हैं। तो 5 नहीं होते, ये हमारा कट गया। सी भी हमारा काट देते हैं और ए भी हमारा कट गया। 2 नहीं होते हैं बल्कि 3 होते हैं। संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। चलिए अब इसका 5वां प्रश्न देख लीजिए। तज्जन शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है या समास है। तो समास नहीं है, स्वर संधि भी नहीं है और दीर्घ संधि भी नहीं है, बल्कि क्या है, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि बच्चों, अगर हम इस तज्जन शब्द को लिखेंगे तो हमारा आएगा तद और प्लस जन। तो ये जो दा है ये आधा जा हो जाएगा और ये क्या हो गया, जा, यह व्यंजन है ना। तो ये डबल जा बन जाएगा,
तो ये जो है, तो ये हमारा क्या हो गया, तजजन। तजजन का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद। आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अब अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद जो है बच्चों होली त्योहार पर है और इसमें होली का वर्णन किया गया है, जो कि अभी अगले सप्ताह है हमारी होली के करीब आने वाली है। तब आप देखेंगे यदि हम इस को शांति से मनाएं, किसी पर गलत रंग न डालें, तो ये बहुत अच्छा त्योहार है ना। सभी आपस में मन मुटाव भूलकर सभी को अच्छे से ये मनाना चाहिए। बहुत मन लगता है रंगों में, रंगों से खेलने में क्या फर्क लगता है, बहुत मन लगता है ना, जब आप देखेंगे। लेकिन यह है कि किसी के ऊपर कालख न डालने, है ना, कोई गलत चीज़ न डाल दें, कोई जो गलत वाले वो होते हैं रंग होते हैं वो नहीं डालने चाहिए, बल्कि हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, वो जो मिट्टी वाले कलर होते हैं जल्दी छूट जाते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अनुच्छेद। होली भारत का एक प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है। कैसा त्योहार है होली? एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है और भारत में बहुत लोकप्रिय है। ये फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाए जाते हैं? फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है कि रंगों का त्योहार भी इसको कहा जाता है। इस दिन लोग आपसी मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। तो लोग दुश्मनी भूल जाते हैं और एक दूसरे से क्या गले मिलकर गुलाल लगाते हैं। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी इस पर्व को उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है ना। ये जो होलिका थी, हम इसका थोड़ा सा बता दें कि ये होलिका कौन थी बच्चों। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। तो वो लोगों से ये कहता था कि आप मुझे भगवान मानो। उसका एक बेटा था प्रहलाद जिसका नाम था। तब बालक प्रहलाद जो था वो विष्णु जी की पूजा करता था। और इसकी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो इसे क्या वरदान मिला हुआ था कि इस पर जो है आग असर नहीं करेगी, ये आग में नहीं जल सकती। तो हिरण्यकश्यप जो था प्रहलाद को मारना चाहता था। तो प्रहलाद को उसने मारने के कई तरीके अपना लिए थे, लेकिन सब जो थे कोई कारगर साबित नहीं हुआ था। अब वो इस सोच में पड़ गया कि प्रहलाद को मुझे मारना है। तो उसने अपनी बहन से कहा कि अगर तुम प्रहलाद को गोद में लेकर बैठोगी आग में, तो तुम तो बच जाओगी और प्रहलाद जो है वो मर जाएगा, जल जाएगा आग में। तो क्योंकि होलिका को किसका वरदान मिला हुआ था? ये वरदान मिला हुआ था उसे कि वो आग में नहीं जल सकती। अब वो आग में लेकर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद जो था भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से क्या हुआ, बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया। तो ये जो है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। तो ये इसीलिए किया जाता है होलिका दहन, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यानी कि वो जो हिरण्यकश्यप का जो गलत इरादा था तो होलिका के रूप में, तो वो तो जल गया था। और जो अच्छाई का इरादा था यानी कि जो प्रहलाद था वो बच गया था। किसकी कृपा से बचा था? भगवान विष्णु की कृपा से वो बच गया था। ये त्योहार हमें प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश देता है। चलिए अब इसके कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं कि होली किस मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है? क्या माघ की, फागुन की, चैत्र की, बैसाख की? तो बैसाख तो फसलों का त्योहार है, ये नहीं हुआ। चैत्र भी नहीं हमारा और माघ भी नहीं है, बल्कि क्या है हमारा बी वाला जो उत्तर है वो हमारा बिल्कुल सही है कि फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए लिखा फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि होली को किस नाम से जाना जाता है? पहला है दीपों का त्योहार, दूसरा है फसलों का त्योहार, तीसरा है रंगों का त्योहार और चौथा है प्रकाश का त्योहार। भी नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया, बी हमारा गलत हो गया और ए हमारा गलत हो गया। लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि होली को क्या कहा जाता है? रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे सारे उत्तर जो है वो इसी में ही छिपे रहते हैं।
अब इसका तीसरा प्रश्न है कि होली से एक दिन पहले क्या किया जाता है। दीप जलाए जाते हैं, व्रत रखा जाता है, होली का दहन किया जाता है, या डी है कि पतंग उड़ाई जाती है। तो पतंग जो है बसंत पंचमी पर उड़ाई जाती है, तो ये हमारा गलत हो गया। दीप हमारे दीपावली पर जलाए जाते हैं, ये हमारा गलत हो गया। व्रत नहीं है रखा जाता, ये हमारा गलत हो गया। सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि होली का दहन किया जाता है। अब इसका चौथा प्रश्न है कि होली का दहन किसका प्रतीक है। फसल कटाई का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, वर्षा का आगमन का प्रतीक है, या नई फसल का प्रतीक है। तो डी हमारा गलत है, ए हमारा गलत है, सी हमारा गलत है, लेकिन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। देखिए ये लिखा हुआ कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अब चलिए इसका आखिरी प्रश्न है कि होली का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है। क्या प्रतियोगिता का संदेश देता है, प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है, क्रोध का देता है, या आलस्य का देता है। तो डी हमारा बिल्कुल गलत है, सी हमारा बिल्कुल गलत है, और ए भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है या एक दूसरे से बहस नहीं की जाती है, बल्कि ये जो त्यौहार है हमें काय का संदेश देता है, प्रेम और भाईचारे का। तो क्या हुआ, हमारा बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो गया कि ये त्यौहार जो है हमें काय का संदेश देता है, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। तो बच्चों ये था, आज हमने आपको समझाया, संधि की परिभाषा समझाई, संधि के प्रकार समझाए कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, और दीर्घ संधि किसे कहते हैं। और इसके अलावा उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न भी समझाए आपको, और ये अनुच्छेद समझाया। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।